प्रेत, जिन, जिन्नात, मुंजा, यक्षिणी, इन सब के किस्से हमने बहुत सारे सुने हैं। क्या कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जहां पर किसी एक छोटे से बच्चे ने, जो कि मुंजा भी नहीं है, उसने एक पूरे परिवार को अपना निशाना बना लिया हो? मेरी आज की सच्ची कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। हमने मुंजा के बारे में सुना कि ऐसे ब्राह्मण के बच्चे जो अपने यज्ञोपवीत संस्कार के पहले मर जाते हैं, वो मुंजा बनते हैं। मुंजा कहीं पे भी आ जा सकते हैं। अगर आप समझाएं तो शायद वो शांत भी हो सकते हैं। पर यह किस्सा कुछ इन सब से हटके था। ये बात रही होगी करीब सितंबर के आसपास की। मेरे पास एक फोन आता है। उस फोन में एक लड़की मुझसे कह रही होती है कि उसे अपने कमरे में कोई दिख रहा है। मैंने डिटेल में उसके बारे में जानना चाहा और मैंने सबसे पहले पूछा कि मेरा नंबर कहाँ से मिला। उसने बताया कि मेरे ही किसी एक दोस्त ने उसे मेरा नंबर दिया। मैंने कंफर्म किया। उसके बाद मैंने उससे वो सारे सवाल पूछे। उस लड़की ने कहा कि उसे जब वो सो रही होती है तो पंखे पर 3 बच्चे बैठे हुए दिखते हैं। मैं पहले तो शॉक हो गया। पहले मैंने पूछा कि बच्चों का प्रारूप कैसा है, कहीं वो मुंजा तो नहीं, या कहीं कोई ऐसी एंटिटी तो नहीं जो उसके घर में बेवजह प्रवेश कर गई हो। उस लड़की ने मुझसे कहा कि नहीं, 3 बच्चे हैं और वो तीनों बिल्कुल सफेद हैं ऊपर से नीचे तक। बस उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए हैं जो देखने में बहुत भयानक लग रहे हैं। जिस तरह का प्रारूप वो लड़की बता रही थी, मेरे कुछ समझ में तो आ रहा था कि आखिरकार वो है क्या। जब मैंने उसे और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करी तो उस लड़की ने बताया कि जब वो रात को सोती है तो उसकी एक निश्चित टाइम पर आंखें खुलती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसको लगता है उसके सर के पास वही बच्चे बैठे हुए हैं और उसे घूर रहे हैं। शुरुआती दौर में तो उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा भयानक था ये सब, पर धीरे धीरे उसको आदत हो गई। करीबन 1 साल बीत चुके थे इस बात को और वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल तरीके से बता रही थी कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। डरी तो थी पर उसकी आवाज में एक स्थिरता भी थी। मैंने बाकी के सिम्टम्स पूछे तो उसने कहा कि जब वो खाना अपने कमरे में लाती है तो खाने के कुछ टुकड़े गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिक। मुझे ये कहानी बहुत ज्यादा फिक्शन लग रही थी क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो किसी खाने को ले जाकर खा ले और वहां पर कुछ भी ना हो। मैंने उस लड़की से उसका एड्रेस पूछा और सीधा उसके घर पहुंच गया। वहां जाकर मैं क्या देखता हूं कि उसका कमरा बहुत ही सूना सूना सा है। ऐसा जैसे आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग खेल रहे हों या फिर बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हों और अचानक से उस कमरे को छोड़कर चले जाएं। एक अलग ही ऊर्जा होती है फिर ऐसे कमरे में, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव सा लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी चीज की तो कमी है। कमी तो वहां पर थी। मैंने उस लड़की से इजाजत मांगी और उस रात वहां रुकने के लिए उससे कहा। मैं कमरे के बाहर खड़ा हो गया और लड़की के हाथ में एक छोटा सा कलावा बांधा। वो कलावा कमरे के दरवाजे से नीचे होते हुए मेरे हाथ में था और मेरे हाथ में जो कलावा था उसे मैंने एक नारियल से बांध दिया। कहा जाता है कि नारियल में अलग ही दैवी शक्तियां होती हैं। यदि किसी तरह के भूत, प्रेत या जन जिन्नात आसपास होते हैं तो नारियल अपना रंग बदल देता है या फिर नारियल फूट जाता है। मेरे गुरु ने मुझे ऐसी ही एक विद्या सिखाई थी तो मैंने उसी विद्या का प्रयोग यहाँ पर किया। उस लड़की को मैंने सोने का इंस्ट्रक्शन दिया और वो थोड़ी देर के बाद शायद सो भी गई क्योंकि मुझे खिड़की से दिख रहा था कि वो सो चुकी है। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि लड़की के हाथ पैर जोर जोर से हिलने लगते हैं, ऐसे जैसे उनके हाथ पैर को कोई पकड़ रहा हो जानबूझ के। ऐसे जैसे लड़की उसको छुड़ाना तो चाह रही हो पर वहां से वो निकल ना पा रही हो। वो जोर जोर से चीखने लगी कि बचाओ मुझे, बचाओ। मुझे दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्शियस है पर वो सपने में ये सब कह रही थी। तो क्या ये जो मैं सब देख रहा था ये सब एक सपने की चीजें थी या फिर किसी सपने का भूत था? पर मेरे नारियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर किसी भी तरह की ऊर्जा होती तो एटलीस्ट इस पे फर्क पड़ जाता। उतनी देर में मैं क्या देखता हूं कि मेरे नारियल से लगा हुआ जो कलावा अंदर की ओर गया है उसे कोई खींच रहा है जोर जोर से। मैंने जब उस लड़की के हाथ पैर की तरफ देखा तो उसके हाथ में तो कलावा था ही नहीं, पर उस कलावे को इतना जोर जोर से खींचा जा रहा था कि मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि इसे खींच कौन रहा है। मतलब एक बार तो कलावा इतनी जोर से खींचा गया कि मेरा नारियल मेरे हाथ से छूटते छूटते रह गया। मैं जितनी देर में गेट की तरफ बढ़ता, गेट से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी। अब ये आवाजें धीरे धीरे और तेज होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पागलपन की ये कौन सी हद है
या फिर इस लड़की के अलावा इस कमरे में आखिर ऐसी कौन सी आत्मा है जो मेरा स्वयं का सिद्ध किया हुआ नारियल भी नहीं पहचान पा रहा है। हो ना हो मुझे लगा कि इसकी जड़ अंदर ही मिलेगी, तो मैंने 2-3 लोगों को बुलाया और उस दरवाजे को तोड़ने के लिए कहा। आप यकीन मानिए कि 3-4 लोग मिलकर भी उस दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहे थे। वो दरवाजा पूरी तरीके से हिल तो रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि अंदर से उसको किसी ने पकड़ रखा है। जिस मोमेंट पर ये सारी चीजें हो रही थी, मेरा नारियल का हिलना बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद कोई गुजरती हुई आत्मा रही होगी जो यहाँ से चली गई होगी, पर उसके ठीक बाद जैसे ही लोगों ने दरवाजा तोड़ना रोका है, मेरा नारियल फिर से हिलने लगा। और इस बार मुझे लगा कि इस नारियल को छोड़ देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैंने जैसे ही उस नारियल को छोड़ा, वो नारियल मेरे हाथ से छूटकर सीधा उस दरवाजे के निचले हिस्से से होते हुए कमरे के अंदर चला गया, ऐसे जैसे उसको किसी ने बहुत जोर से खींचा हो। क्योंकि गेट तो नहीं टूटा था, बट गेट का निचला हिस्सा जरूर टूट गया था, उस शेप में जिस शेप का वो नारियल था। किसी की भी उस होल से झांकने की हिम्मत हो नहीं रही थी। मैंने जानबूझकर उस होल से झांका है, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बच्चा वहां पर उसी होल से झांक रहा है। पर यह बच्चे की शक्ल बहुत अजीब थी। ये बच्चा पूरे सफेद रंग का था, आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और इसकी आंखें काली थीं। जैसे ही उस बच्चे ने मुझे देखा, वो एकदम से पीछे हो गया। एक ऐसा कमरा जिसके अंदर एक पीड़ित इंसान है, पीड़ित लड़की है, और वो शायद किसी आत्मा के जरिए घिरी हुई है। उस गेट को कोई तोड़ भी नहीं पा रहा है। पता नहीं किसी के दिमाग में कुछ सूझा तो किसी ने बाहर से उस गेट के अंदर पानी फेंक दिया। पानी फेंकने के बाद जैसे कहीं पर पानी भर जाता है और उसके बाद उस पर चलते हैं ना, ठीक वैसी ही आवाज बार बार आने लगी। ऐसा जैसे बहुत सारे लोग उस पानी पर चल रहे हों, या शायद उस पानी पर कूद रहे हों एक तरीके से। जितनी देर में हम लोग ये सब सोच पाते, अचानक से पास ही खड़े एक इंसान ने कहा, अरे भैया भैया भैया, खिड़की से, खिड़की खिड़की। वो हमें खिड़की की तरफ बुला रहा था। जैसे ही हम खिड़की की तरफ गए, हमने देखा कि वहां पर वो लड़की है ही नहीं। तो लड़की है कहां पर आखिर? जितना उस खिड़की से दिख पा रहा था, मुझे उस लड़की का कोई भी नामो निशान नहीं दिखा। थोड़ा और ज्यादा गौर से देखने पर बेड के साइड में ही एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी, जिसमें लगे हुए शीशे का प्रतिबिंब सामने लगे गेट पर था, जिस गेट को हम तोड़ रहे थे। जब मैंने उस शीशे की तरफ नजर करी तो मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और उसके कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था। थोड़ा और गौर से देखने पर उसके दाहिने पैर को एक बच्चे ने जकड़ रखा था, बाएं कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था और उसके पेट को पकड़कर एक और बच्चा लटका हुआ था। 3 बच्चे उसके ऊपर इस कदर चढ़े हुए थे जैसे वो उसको खा जाएंगे पूरी तरीके से, और वो बच्चे हंसे जा रहे थे। लड़की आईने में देखकर लगातार रोए जा रही थी, ऐसे जैसे मानो वो मुझसे किसी तरीके की मदद मांग रही हो। और वो तीनों बच्चे हंसते हुए आईने में मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उस लड़की की कोई भी मदद नहीं कर सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। अक्सर ऐसी आत्माएं बहुत सामने से चैलेंज करती हैं आपको। मेरी नजर में उस दिन मैं किसी ऐसी आत्मा से जरूर भिड़ा था जो मेरी सोच और समझ के परे थी। हो ना हो मुझे लगा था कि मुझे अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। मैं उसी गेट के सामने बैठ गया जहां पर वो नारियल टूटा हुआ था। गेट के सामने बैठने के बाद मैंने सभी को ये बोल दिया कि कोई भी इंसान यहाँ से जाएगा नहीं, और जितने भी लोग हैं सभी के सभी भैरव मुद्रा बनाकर मेरे पास खड़े रहेंगे। दरअसल ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपके पीछे कुछ ऊर्जाएं होती हैं, जो आपके किसी भूत प्रेत से लड़ने में सहायक होती हैं। तो मैंने उन आदमियों को खड़ा कर दिया और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर चैनलाइज करा। मैंने गुरु का ध्यान करा तो मुझे पता चला कि इस तरह की आत्माएं या फिर इस तरह के बच्चे जो 10 साल से पहले मर जाते हैं, शास्त्रों के अनुसार उन्हें हम कच्चा कलवा कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुंजा तो एक बार को आपको बख्श भी सकता है अगर उसे दया आ गई तो, पर कच्चे कलवे अगर लग जाएं तो ये तुम्हें कभी भी बख्शेंगे नहीं और हमेशा ये तुम्हारे साथ रहेंगे। ये कभी भी अकेले नहीं लगते, इनका एक पूरा झुंड आता है और उसके बाद वो उस इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। मैंने जैसे ही ये सारी चीजों को जाना, मैंने वहां पर दिग्बंधन की प्रक्रिया करना शुरू कर दिया।
अपनी आंखों को बंद करा और उसके बाद मंत्रोजाप शुरू करा। मुझे लगा कि शायद मेरे मंत्रोजाप से उस लड़की को कोई इफेक्ट पड़ जाए, शायद वो लड़की ठीक हो जाए। पर जैसे जैसे मैं मंत्रोजाप कर रहा था, अंदर से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज और उन बच्चों के हंसने की आवाज और ज्यादा तेज होती जा रही थी। चूंकि मैं उस छोटे से होल के सामने बैठा था जो उस दरवाजे के नीचे हुआ था, तो मैं साफ देख सकता था कि अंदर कोई लड़की खड़ी हुई है जिसका पैर पकड़कर कोई बच्चा बैठा हुआ है। मेरे मंत्रोच्चारण और बढ़े तो मैं क्या देखता हूँ कि वो तीनों बच्चे एक एक करके उस होल के पास आते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे थे कि जो मैंने शायद कभी अपनी जिंदगी में सुनी ही ना थी, ताकि मेरे मंत्रोच्चारण पूरी तरीके से भंग हो पाए और मैं किसी भी तरीके से उन तक पहुंच ना पाऊं। कम से कम मेरे 1000 जप के बाद अचानक से उस दरवाजे की कुंडी खुलती है। मंत्रों में बहुत ताकत होती है, मुझे पता था। मुझे लगा था कि आज मैं इन सारे कच्चे कलवों को पकड़कर अपने साथ ले ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने किया भी वही। जैसे ही दरवाजा खुला, वो लड़की मेरे सामने एकदम गिर गई। मैंने जल्दी से उसे कपड़े उठाए और नीचे से 2 औरतों को बुलाकर उसे उसके बेड पर लिटा दिया। अब यहां से शुरू होती है मेरी वो प्रक्रिया जहां पर मैं कच्चे कलमों को बांधने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 4 पानी वाले नारियल, 10 मीटर सूत का धागा, लाल चंदन, हल्दी और कुछ राई मंगवाई। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कच्चे कलमों को पकड़ सकते हैं। बस मेरा एक प्रयास था कि इस बच्ची को कुछ ना हो। साथ ही साथ मैंने 3 अलग अलग जंतुओं को भी मंगवाया, एक मुर्गा, एक उल्लू और एक खरगोश। आत्मा बंधन की इस प्रक्रिया में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तीनों आत्माओं को कैद करके इन्हीं जंतुओं के अंदर लगाकर किसी जंगल में छोड़ दूं, और जब इन जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी तो इन लोगों को मोक्ष अपने आप धारण हो जाएगा। मैंने वही प्रक्रिया करी। मैंने बेड के चारों कोनों में 4 पानी वाले नारियल लगा दिए और उसे सूत के धागे से इस तरीके से बांधा कि बेड का एक पाया से दूसरा पाया, फिर दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, फिर चौथे से फिर पहला। इस तरह से मैंने सूत के धागों को बांधना शुरू करा तो एक बैरिकेडिंग लग गई, अगर आप आम भाषा में समझें। दरअसल ये एक सुरक्षा की प्रक्रिया होती है। सूत के धागे में बहुत ताकत होती है। उस सूत के धागे के ऊपर मैंने लाल चंदन गिराया और लाल चंदन गिराने के पश्चात उस पर हल्दी लगाई। प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी थी, मंत्रोच्चारण भी शुरू हो चुके थे। अब चूंकि मैं इस कमरे में अंदर था और मैंने गेट को बंद कर दिया था, थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि बाहर जितने लोग खड़े थे सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल, खोल, खोल दरवाजा खोल। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी कि दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। बाहर खड़े सारे इंसान पोजेस हो चुके थे। जरा इमेजिन करिए कि आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां पर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता और बाहर सारे लोग पोजेस हैं और आप अंदर उसी आत्मा को बांधने की प्रक्रिया कर रहे हैं जो आत्मा आपको कमरे के अंदर बैठाल कर मंत्रोच्चारण करवा रही है। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण हो रहे थे वैसे वैसे ये आवाजें और तेज होने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो चारों के चारों नारियल जो बेड के चारों कोनों में रखे हुए थे एक साथ एक एक करके फूट गए। उसके कुछ टुकड़े मेरे सर पर भी आके लगे, जिससे मुझे जख्म हो गया बहुत गहरा, पर फिर भी मैं वहीं पर बैठा रहा। प्रक्रिया के खत्म होते होते अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की जो सूत के धागों के बने एक घेरे के अंदर थी, वो अचानक से उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो उस धागे को तोड़ने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस कभी कभी आपके गुरु के दिए हुए आशीर्वाद इतने ज्यादा प्रबल होते हैं कि आत्माएं कुछ भी कर लें उसको तोड़ नहीं पाती। इसके साथ भी वही हुआ। इसने वो सारा लगा हुआ चंदन अपने मुंह पर लगा लिया और थोड़ी देर के बाद ये लड़की बेहोश हो गई। लड़की के बेहोश होते ही अचानक से वो तीनों जंतु जो मेरे पास थे एक पोटली के अंदर, वो तीनों के तीनों अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगे अपनी आवाज में। मैंने उस पोटली को और ज्यादा टाइट करा और सीधा वहां से लेकर उसे निकल गया एक जंगल की ओर। जंगल में जाते हुए मुझे लग रहा था कि शायद वो तीनों आत्माएं मेरा पीछा करें, पर उन तीनों आत्माओं को तो मैंने बांध दिया था। धीरे धीरे मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। सबसे बड़ा टास्क अब यह था कि इन तीनों जानवरों को छोड़ें कैसे, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा तो ये मेरे ऊपर हमला करेंगे। मैंने मुर्गे और
खरगोश को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर कई सारे जंगली जानवर, शेर और बाघ घूमते थे, ताकि जैसे ही मैं इनको छोड़ूं उन्हें इनकी महक लगे और वो लोग इन्हें खा जाएं। रही बात उल्लू की, तो उल्लू को मैंने किसी ऐसे क्षेत्र में छोड़ा जहां पर चील और बाजों का साया था, लेकिन उसको छोड़ने के लिए बहुत सारी तरकीबें लगानी पड़ी। मैंने पहले मुर्गे और खरगोश को तो छोड़ दिया, लेकिन जब मैं दूसरी तरफ जंगल के आया जहां पर चील और बाजों का साया था, वहां पर आकर मैं क्या देखता हूं कि उस उल्लू के लिए बहुत सारे अलग अलग उल्लू की आवाज आने लगी, क्योंकि उल्लू रात में सक्रिय हो जाते हैं। मैंने पूरी रात उस जंगल में बिताई उस कच्चे कलवे के साथ। चूंकि मैंने उनके समूह को अलग कर दिया था, इसलिए वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। सुबह के करीब 5:35 हुए और मैंने उस उल्लू को छोड़ दिया जिसे दिखना बंद हो चुका था, और उस जंगल से काफी दूर निकल आया। इस लड़की से मैंने हर रोज हनुमान चालीसा और शिव स्तुति करने का आग्रह किया, कम से कम 6 महीना, ताकि उसके शरीर की ऊर्जाएं नियंत्रित हो सके, और कहा कि अगर हो सके तो एक ज्योतिर्लिंग भी होकर आ जाए, जिससे उसके हो रहे कष्टों को थोड़ी राहत मिल सके। इसके बाद मैं वहां से जाने लगा। जाते जाते मेरे कान में कुछ आवाज आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो लड़की मुझे अभी भी घूर रही थी। मुझे लगा सब कुछ नॉर्मल है। शायद ये मेरे दिमाग में रह गया होगा कि वो कच्चे कलवे आज भी कहीं मेरे आसपास ही घूमते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ घटनाएं बड़ी अजीब होती हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख देती हैं। कच्चे कलवों के बारे में जब मैंने सबसे पहले जाना तो मेरे होश कुछ इसी तरीके से उड़े हुए थे। इस तरह की और घटनाओं को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। जल्द मिलेंगे एक और नई घटना के साथ। पैरानॉर्मल दुनिया में कभी कभी मैं इतना खो जाता हूं कि आम जिंदगी में आने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि अब बस लोगों को ठीक करें और जैसे तैसे हो सके जितने भी पोजीशन या फिर ऐसे केसेस हैं जो लोग भूत प्रेत की समस्याओं से उलझ रहे हैं उन्हें सॉल्व करें। मैं आप लोगों को आज एक किस्सा बताना चाहता हूँ। ये करीब आज से 10-12 साल पहले का होगा। मेरा कॉलेज था और मैं कुछ समय के लिए अपने घर से बाहर भी रहता था। अचानक से इंडस्ट्री का कीड़ा जागा। मैंने सोचा कि क्यों ना मुंबई हो लेते हैं, सबसे बेस्ट जगह है। अच्छा, मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त वहां पर थे भी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वहां जाना शायद बहुत आसान है। मुझे एक बहुत बड़ा वर्क मिला वॉइस ओवर का, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसे कर लेता हूँ। साथ साथ ये पैरानॉर्मल जो भी चीज थी ये चलती रहती अपने आप। उस वक्त मेरा पैरानॉर्मल में रुझान बहुत ज्यादा था। दीक्षा हो रही थी तो मुझे पता था, पर इतना ज्यादा गहराई में नहीं पता था। मैंने अपने दोस्त सूरज को फोन करा और बोला कि मैं मुंबई आ रहा हूँ यार, और 1 महीने बाद प्लस मेरा रहने का इंतजाम करा देना, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर रहना खाना बहुत मुश्किल है। उसने भी हाँ बोला और उसके करीब 1 महीने के बाद मैं मुंबई चला गया। वहां जाकर मैंने दोस्त को फोन करा, वो मुझे लेने आता है। अच्छा, जब आप कभी मुंबई जाएंगे तो मुंबई की लाइफ बड़ी खतरनाक होती है। आप देखेंगे तो वहां पर कई सारे सपने दबे होते हैं, कई सारे घर जो होते हैं खुशहाल होकर भी सूने होते हैं। पैरानॉर्मल केस होड़ में मैंने सोचा कि मुंबई में मुझे 2-3 केसेस ही मिल जाएंगे, इसी बहाने कुछ और बातें हो जाएंगी। मैं सूरज के यहाँ गया और वो बहुत ही अजीब सी हालत में रह रहा था, अकेले रहता था वो। तो उसने बोला कि एक छोटा सा कमरा है भाई, और ज्यादा पानी भी नहीं आता है तो कम यूज करना। मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि एक अलग शहर में, वो भी अगर मुंबई जैसा शहर हो, तो वहां पर तो बोझ बनना लाजमी सी बात है। मैं उसके यहाँ रुका और सीधे मैं चला गया अपने काम पर। वापस आते समय मैंने अपने दोस्त को फोन करा, पर उसने फोन उठाया नहीं। तो मैं सोचा कि मैं पैदल ही चल देता हूँ। मैं मुंबई की सड़कों पर जब जा रहा था तो एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। वहां पर मुझे एक छोटा सा बच्चा आकर कहता है कि भैया आप मत जाओ। मैंने उसको पूछा भी कि कहाँ ना जाओ। वो कहता है कि आप कानपुर वापस चले जाओ। पहली बात कि वो कैसे जानता था कि मैं अपने शहर से हूँ। दूसरा कि वो मुझे कहाँ जाने के लिए मना कर रहा था। मैं तो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था। उसको इग्नोर करके मैं आगे बढ़ता हूँ तो थोड़े कदम चलने के बाद अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो रखा है। पास में जाता हूँ तो देखता हूँ कि
एक बूढ़ी दादी का एक्सीडेंट हो रखा है, कोई भी उन्हें उठा नहीं रहा है। एक तो ये सबसे बड़ी अजीब सी चीज होती है, हमारे आसपास जब कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो कोई उस पर एक्शन नहीं लेता। मैंने उन दादी को उठाया और हॉस्पिटल तक लेकर गया। वो दादी ने मुझसे कहा कि यहां से चले जाओ। पता नहीं क्यों मुंबई मुझे अपने घर वापस आने के लिए बोल रही थी। ये मेरे लिए भी बड़ा ताजुब की बात थी कि आखिर हर इंसान मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा है। खैर मुझे काम मिल गया, बहुत अच्छा सा काम था, थोड़े दिन के लिए तो मुझे चलाना ही था। मैंने अपने दोस्त से बोला कि मैं कुछ दिन क्या यहाँ पर रुक सकता हूँ। उसने भी हामी भर दी। मेरे दोस्त की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो सिगरेट पीता रहता था। तो जब वो मेरे सामने सिगरेट पी रहा था तो मैंने उससे कहा कि भाई इतना मत पियो, इंसान को कैंसर हो सकता है, इंसान मर भी सकता है। तो मेरा दोस्त हंसता है, कहता है कि यार ये क्या बातें हैं, मरना जीना ये सब तो बकवास है। खैर 2 दिन बाद मुझे वापस जाना था घर अपने कुछ सामान को लेने। तो मैंने उससे कहा कि मैं घर निकलता हूँ, बस मुझे स्टेशन तक ड्रॉप कर दो अगर हो पाए तो। उसने बोला कि किस स्टेशन से तुम्हारी ट्रेन है। मैंने उसको बताया कि मुंबई के मेन स्टेशन से मेरी ट्रेन है। तो वो कहता है कि क्या वो मुझे लोकल ड्रॉप कर दे, क्योंकि उसके आगे वो जा नहीं सकता। मैं मान गया था, मैंने कहा कि ठीक है मैं लोकल तक ही चल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कि लोकल सिर्फ 10 बजे तक चलती है, अगर उससे लेट हुआ तो तुम्हें शायद रात भर वहीं रुकना पड़ेगा, या तो तुम पैदल आ सकते हो तो आ जाना, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आते हैं वहां पर। मैं सोचने लगा कि यार मैं क्यों जा रहा हूं, मैं कैब कर लेता हूं, वो ज्यादा सही है। पर इतनी देर में वो रेडी हो चुका था। उसके साथ बैठकर मैं उस जगह पर जा रहा था तो उसने मुझसे कहा, अरे अर्ज भाई, वो जो जगह है ना यार, थोड़ी सी हॉन्टेड है यार। उस जासी मच करते हैं लोग बोलते हैं कि उधर पे कोई भूत है। ऐसा भूत होता है क्या? तेरे को क्या लगता है भाई? मैंने उसको बोला कि भूत होते हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो आपको दिखते भी हैं कई बार। मैं जैसे ही ये बोलता हूँ अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा सुअर आके खड़ा हो जाता है और उसे गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। सबसे अजीब सी चीज ये थी कि वो सुअर वहीं का वहीं खड़ा था, वो हिल भी नहीं रहा था। हम लोग उसे भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं पर वो जा नहीं रहा है, ऐसे जैसे वो आंखों में आंखें डालकर घूरे जा रहा था। मैंने उसको बोला कि यहाँ से साइड में निकाल लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, उसे खड़ा रहने दो। जैसे ही उसने गाड़ी साइड में करी, हम क्या देखते हैं कि एक कुत्ते की लाश जमीन पर पड़ी हुई है, बहुत बुरी हालत में। मैंने अपने दोस्त को बोला भी कि इतनी बुरी तरीके से किसी जानवर को किसने मारा होगा। तो मेरा दोस्त कहता है शायद इसी जंगली सुअर ने मारा होगा। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल तो थे पर शायद उस वक्त जल्दी की वजह से मैं कर नहीं पाया। पर एक बहुत अजीब सा हादसा हुआ। जैसे ही हम गाड़ी आगे चला रहे थे मेरा दोस्त पलट के पीछे देखने लगा, उस जंगली सुअर या फिर उस कुत्ते की लाश को। मैंने उसको बोला भी कि आगे देखकर चलाओ, गाड़ी तुम चला रहे हो, मैं नहीं चला रहा। उसकी गर्दन पीछे मुड़ी ही रही। मैंने जानबूझकर उसे एक जोर से हिलाया और बोला कि आप आगे देखो ना, तुम क्या कर रहे हो। उसको शायद होश नहीं था या वो किसी एक ट्रांस में चला गया था, आई डोंट नो। इसके बाद मेरा दोस्त आगे गाड़ी चलाता रहा और हमारी बात होती रही कुछ ना कुछ। मेरे दोस्त ने बताया कि जिस लोकल स्टेशन पे मैं जा रहा हूं वो जगह हॉन्टेड है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके अपने दोस्त अपने नेचर के विपरीत बोलने लगते हैं तो आप बार बार ये सोचने लगते हैं कि वो वही हैं या फिर कोई और है। ऐसा ही हुआ मेरे दोस्त के साथ भी, जब उसने मुझे बताया कि जिस लोकल स्टेशन पे वो मुझे ले जा रहा है वो स्टेशन हॉन्टेड है। मेरी थोड़ी सी हंसी भी निकली पर दोबारा मैंने सोचा कि वो इतना सीरियस होकर कभी बोलता नहीं है। आज उसने ये बात कही है। मैंने उसको पूछा भी कि भाई तुम हॉन्टेड और इन सब चीजों में कब से मानने लगे? तो वो मुझसे कहता है, अरे यार भाई वहां पे देख, मैं तेरे को बताता है, वहां पे ना 5-6 मर्डर हो चुके हैं आज से 1-2 महीना पहले, तू समझ वो जगह हॉन्टेड है भाई। मैं उसकी बात सुन के केवल हंस रहा था क्योंकि मुझे किसी भी तरह का सुपर नेचुरल फील हो नहीं रहा था। इसके बाद गाड़ी सीधे उस लोकल स्टेशन के बाहर रुकती है जहां से मुझे लोकल पकड़ के सीधा अपने मुंबई स्टेशन पे जाना था। उसे जल्दी थी तो मेरा दोस्त वहां से चला गया। मैं काफी देर वहां खड़ा रहा पर कोई लोकल आई नहीं। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा तो उन्होंने कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स करा नहीं। 11 बज चुके थे, मुझे लगा कि शायद 10 बजे के बाद लोकल बंद हो जाती है, पर अगर 10 बजे के बाद लोकल बंद हो जाती है तो मेरे दोस्त ने इतनी लेट मुझे छोड़ा क्यों? और वो जंगली सुअर, वो कुत्ता, उसको देखने के पीछे इतना पागल क्यों हो गया था? खैर मेरे मन में सवाल थे, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं आराम से बैठ गया। अब चूंकि ठंड का मौसम था
तो धुंध थोड़ी ज्यादा हो रही थी। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि सामने से एक परिवार आ रहा है। मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि एटलीस्ट चलो ये लोग तो आ रहे हैं, मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होगी, इनसे रास्ता पूछ लूंगा कि कैसे मुंबई स्टेशन जाना है। वो लोग आए और मैंने उनसे तुरंत पूछा, अरे भाई साहब, ये मुंबई सेंट्रल कैसे जाना होगा यहाँ से? यहाँ पर कोई ट्रेन आने वाली है या फिर हमें यहाँ से कैब करनी होगी? क्योंकि कोई कैब भी नहीं मिल रही है, नेटवर्क भी नहीं है फोन में। सामने उस परिवार में एक आदमी, उसकी औरत और एक बच्चा था। वो आदमी मुझसे कहता है, आप जा नहीं पाएंगे, वहां पे बड़ा दूर है वो, और शायद अब लोकल भी नहीं आएगी, तो अब आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। हम भी उसी लिए परेशान हैं, हम भी रुक रहे हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, इसी बहाने एक कंपेनियन भी मिल गया है और आदमी भी ठीक लग रहे थे, तो वो मेरे पास ही बैठ गए। थोड़ी देर में एक और बूढ़ा आदमी आता है और वो मुझसे पूछता है, बेटा ये लोकल कब आएगी? मैंने उन आदमी को बोला कि बाबा आप बैठ जाइए, लोकल अभी थोड़ी देर में आएगी, नहीं तो कल सुबह आएगी। आज रात हमें ऐसे ही काटना होगा। वो बिना कुछ बोले मेरे बगल में आके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बगल में जो उस परिवार के साथ आया बच्चा था, वो बैठकर जोर जोर से मेरा नाम पुकारने लगता है। वो कहता है कि अर्श भैया, अर्श भैया, अर्श भैया, अर्श भैया। उसकी आवाज बहुत ज्यादा अजीब थी, वो मुझे नॉर्मल आवाज लग ही नहीं रही थी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें बहुत ज्यादा खून में लथपथ थी। मेरा दिल बैठ गया जैसे ही मैंने उसको देखा। मैं अपनी जगह से थोड़ा सा उठा तो अचानक से मेरा शरीर किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। मेरे सर में बहुत तेज चोट लगी। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जैसे ही मैं पलट कर देखता हूं, मैं क्या देखता हूं कि मेरी आंखों के सामने बहुत ज्यादा धुंधलापन छा गया है। अचानक से सारी चीजें होने लगी और ये मेरे लिए इस दुनिया का सबसे ज्यादा भयानक नजारा था जो मैंने इसके बाद देखा। मैं क्या देखता हूं कि सामने कुछ गाड़ियां आ रही हैं, शायद उसमें कोई नकाबपोश इंसान है और ये परिवार वाले वहीं बैठे हुए हैं। मैं अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे बहुत बुरा ऐसा लग रहा था, किसी ने जकड़ रखा है या मेरी आंखों को, मेरे हाथ को किसी ने ढक रखा है बहुत गंदे तरीके से। उसमें मैं छोटा छोटा जितना देख पा रहा था मैंने देखा, और वो ऐसा कुछ था कि कुछ लोग आते हैं और बहुत बुरी तरीके से उस आदमी को मारते हैं जो परिवार के साथ आया था। उसके साथ साथ ये जो बाबा थे, ये भी उन्हें जब बचाने जाते हैं तो उन्हें भी शायद उनके सर पर पत्थर मारकर कोई मार देता है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आता, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा भयानक था। मुझे जितना दिख पा रहा था, क्योंकि मेरा शरीर अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था, उन चोरों ने बच्चे की आंख में जलती हुई सलाखें डाल दी थी और बच्चे ने चिल्ला चिल्ला कर वहीं दम तोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने एक पूरा परिवार और एक बूढ़े इंसान को कुछ चोरों ने मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत बुरा हुआ ये मेरे साथ और मैं सबसे ज्यादा लाचार महसूस कर रहा था अपने आप को। आप सुपरनैचुरल से एक बार को लड़ भी लोगे, लेकिन जब ये चोरों वाली बात आती है तो शायद लड़ने में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं हॉस्पिटल में था। मैं आसपास नजर घुमाता हूँ तो वहां कोई नहीं होता। थोड़ी देर में एक डॉक्टर आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि आप वहां पर स्टेशन पे क्या कर रहे थे? तो मैंने उनसे कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे वहां पर छोड़ा था, बस मुझे कोई लोकल मिली नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह आपको भी शायद आपका दोस्त ही यहाँ छोड़कर गया है, लेकिन आप ऐसे मत जाया करिए, वो स्टेशन सही नहीं है। मैं मान गया। मैंने उनसे बोला लेकिन वहां पर कुछ परिवार और एक उनकी मौत हुई थी। वो कुछ सोचता है डॉक्टर और तुरंत हंसकर मेरे से कहता है कि मिस्टर हर्ष, ऐसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, हर पेशेंट यही कहानी सुनाता है, सो डोंट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट इट। मैंने कहा नथिंग टू वरी अबाउट इट एज इन मतलब कोई परिवार मर गया है और एक वृद्ध आदमी मर गया है, आप ये कह रहे हैं कि नथिंग टू वरी अबाउट इट? आई मीन व्हाट इज दिस? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर हर्ष, दरअसल वो स्टेशन ही हॉन्टेड है। वहां पर एक परिवार और एक बूढ़े इंसान को किसी चोरों ने मार दिया था, तब से उनकी आत्माएं वहीं घूमती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हम तो डॉक्टर हैं, हम नहीं मानते इस बात को। लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, किसी ने सुनी, किसी को सुनाई। तो यहाँ पर जितने पेशेंट्स आते हैं उस स्टेशन से होते हुए, वो सबके दिमाग में साइकोलॉजिकली एक वही भर गया है कि वहां पर भूत है। मैंने उस दिन का न्यूज़पेपर भी निकाला जिस दिन इन लोगों की मौत हुई थी। करीब डॉक्टर ने कुछ समय पहले की न्यूज बताई थी। मैंने उसी डेट का न्यूज़पेपर निकाला और न्यूज़पेपर देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें जो चेहरे बने हुए थे वही चेहरे मेरी आंखों के सामने थे। मेरी आंखों के सामने उन्हें मारा गया था, पर इनकी मौत तो काफी समय पहले हो गई थी। तो क्या मैंने जो देखा वो एक हाइपर स्पिरिट टाइम लूप था जो मेरी आंखों के सामने आत्माएं दिखाना चाह रही थी?
थोड़ी देर मैं और सोचने लगा कि इतने में ही मेरा दोस्त आ गया। वो आकर मुझसे कहता है, अरे अर्श बाबा, काय साला तुम्हें यार, ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा रे। तू एक काम कर ब्रो, तू मेरे घर पे रुक, नथिंग टू वरी अबाउट इट, आई विल मैनेज। तो 1-2 दिन बाद चले जाना जब तेरी तबीयत ठीक हो जाए। मैं उसकी बात मान गया और उसके बाद मेरा दोस्त चला गया अपने घर। और फिर मैं करीबन 1 दिन के बाद जब वहां से डिस्चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज होकर सीधा अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वहां बैठकर हमने कई सारी बातें करी। मैंने उसे बताया भी कि यार ये सारी चीजें हो रखी हैं और बहुत ज्यादा अजीब है मेरे लिए। वो हंसते हुए कहता है, जास्ती मचमच नहीं करने का रे, मुंबई है, मुंबई में ऐसा होता ही रहेगा, काहे को सोचना इतना। मैं भी उसकी बात को बस केवल सोचकर खुश हो रहा था कि शायद मैं बच गया किसी तरीके से। लेकिन मेरे किसी भी तरीके के पैरानॉर्मल वाले सेंस ने ये चेताने की कोशिश करी ही नहीं थी कि वहां पर कोई भूत या प्रेत है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मैं उस कमरे में सो गया। मेरा दोस्त काम पर चला गया, शायद उसे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था। मैं उठता हूँ, मैंने खाने के लिए कुछ बनाया और खाने के बाद एक अखबार था जो आया था, मैं उसको पढ़ ही रहा था कि अचानक से किसी ने बाहर का गेट नॉक किया। दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो भाई। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, मेरा दोस्त तो नाइट शिफ्ट पे गया हुआ है। मैं गया और मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे। मुझे लगा हो ना हो ये उसी केस से रिलेटेड है। मैंने उनसे पूछा भी कि यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू। उन्होंने मुझसे कहा, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, आपको अरेस्ट करना है। मुझे अरेस्ट करना है? ये बहुत ज्यादा अजीब था। मैंने उनसे पूछा कि ऑन विच बेसिस। तो उन्होंने मुझसे जो कहा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वो मुझसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस घर में, और ये घर किसका है? मैंने उनको बेझिझक बताया कि ये घर मेरे दोस्त का है, सूरज का, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो वो मुझसे कहते हैं कि किसकी परमिशन से? मेरे दोस्त की परमिशन से, ऑब्वियसली। उन्होंने मुझे मेरे दोस्त की फोटो दिखाने को बोला। मैंने वो फोटो दिखाई भी तो उनके साथ एक और इंसान खड़ा हुआ था जो मेरा जाना पहचाना तो था, पर मैं उसको समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है। पुलिस वाले ने उस तीसरे इंसान से पूछा कि क्या वो मुझे जानता है। उसने मना कर दिया। मैंने उस तीसरे इंसान को पूछा कि आप कौन? तो वो कहता है कि मैं सूरज का भाई हूं। मैंने उसको बताया कि मैं और सूरज साथ में कॉलेज में ही थे, फिर वो मुंबई आ गया और मैं उससे मिलने आ गया। उसे मैं याद था पर उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे कहता है, सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम सबको छोड़कर चला गया है कुछ समय पहले ही। सूरज इस दुनिया में नहीं रहा मतलब? पुलिस वाले ने कहा कि आज से कुछ समय पहले जब वो हादसा हुआ था जिसमें एक परिवार और एक वृद्ध आदमी मरे थे, उसी के साथ साथ एक और लड़का भी मरा था जिसका नाम सूरज था। कुछ चोरों और गैंगस्टरों ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उन परिवार समेत सूरज को भी मार डाला। मैंने उनको बोला भी कि मैं सूरज के साथ ही रह रहा था, मुझे अच्छे से याद है सूरज यहीं पर था मेरे साथ। तो उनका भाई कहता है, वो हमें भी दिखता है कभी कभी, मेरा भाई, हम उसे वापस तो नहीं बुला सकते, लेकिन पता नहीं वो किस हालत में है, क्यों छोड़कर चला गया हमें, क्यों गया वो उस स्टेशन। पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे स्टेटमेंट्स लिए और सूरज के भाई के कहने पर मुझे छोड़ दिया। सूरज का भाई बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसने मेरे से कई बार बोला कि सूरज की आत्मा आज भी उसको दिखती है। मेरे दिमाग में जो सवाल थे वो शायद मैं किसी को समझा ना पाऊं, लेकिन उसकी हालत देखने वाली थी। मैं उस स्टेशन पर फिर से गया और उसे मुक्ति दिलाने की कई बार कोशिश करी, पर कभी कभी कुछ आत्माएं मुक्त होना ही नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि उनके साथ हुई घटनाओं को सब देखते रहें ताकि कोई भी उस जगह पर जाने से कतराए, क्योंकि उनके साथ इतनी भयानक घटना वहां पर हो चुकी है। आत्माएं बार बार अपनी घटनाओं को दिखाने का उनका मेन मकसद यही होता है कि वो लोगों को बताती हैं कि या तो उन्हें न्याय दे दो और या तो फिर उस जगह पर जाओ ही मत जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं। जिस तरह से पोजेशन और एग्जॉर्सिज्म एक पार्ट है, उसी तरीके से पैरानॉर्मल जगत का एक और पार्ट है, वो है द स्टोरी ऑफ स्पिरिट, उस आत्मा की कहानी। कभी कभी स्पिरिट जीते जी अपनी कहानी बताती हैं, तो कभी मरने के बाद अनंत काल तक। ऐसी ही और कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में।